नमस्कार। अर्पण कुमार जी नमस्कार। ये करो। कुछ लोग इस मंच से जुड़ जाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगी। अर्पण कुमार जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? अर्पण कुमार जी नमस्कार। हेलो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका कमेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे लगा। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रज्ञा है और पिछले लगभग 1 दशक से कहानियां लिख रही हूँ और लेखन में सन 2000 से लगातार सक्रिय हूँ। आज जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है और इस मंच पर आज मैं अपने इस वर्ष प्रकाशित उपन्यास धर्मपुर लॉज पर चर्चा करूंगी और साथ ही साथ इसके कुछ अंशों का पाठ भी करूंगी। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ जनसुलभ पुस्तकालय का और साथी अर्पण कुमार जी का, जिन्होंने आज ये मंच मुझे आमंत्रित इस मंच पर किया है और उनका अनुरोध है कि मैं उपन्यास के पाठ से पूर्व
मैं अपने जीवन के बारे में, अपने लेखन के बारे में, इस उपन्यास की रचना यात्रा के बारे में कुछ बातें आप लोगों से साझा करूँ। उपन्यास पर बाद में, पर पहले अपने जीवन का अगर मैं परिचय दूँ, तो मेरी पैदाइश मूल रूप से दिल्ली की है। दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके में मेरा जन्म हुआ। 1971 की ये बात है। और उस जिस घर में मेरा जन्म हुआ, वहाँ बहुत सारी पत्रिकाएँ, किताबें बचपन से मुझे मिलीं और अलग-अलग आस्वाद पढ़ने के मिले और धीरे-धीरे पढ़ना, गल्प पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना मेरी व्यक्तिगत रुचि बनता गया। और मैं इस रूप में आपको बताऊँ तो बिल्कुल 2 विपरीत ध्रुव थे जो मैं अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ रही थी। एक तरफ रूसी साहित्य था, बाल साहित्य, जिसमें रूसी लोक कथाएँ हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, हीरा मोती, चूक गेक, अ, जहाँ चाह वहाँ राह, इसके अलावा सुर्ख लाल फूल, ऐसी अनेक किताबें थीं जो मैं पढ़ रही थी और मेरी एक पढ़ने की रुचि विकसित हो रही थी। रुचि के साथ-साथ और भी चीज़ मुझे समझ में आ रही थी कि किस तरह से एक नई शब्दावली मेरे शब्दकोश का हिस्सा बनती जा रही थी। बहुत सारे पात्र अ, बिल्कुल आँखों के सामने जीवंत हो जाते थे। उनकी बुद्धिमानी, उनके संघर्ष, उनकी जिजीविषा बहुत आनंद देते थे। बहुत सारे पात्र थे जो कल्पना का हिस्सा हो गए थे। उनको कल्पना ने साकार कर लिया था। अ, अल्दार कोसे, शहज़ादी माहिस्तारा, ईवान, शिगाए बाई ऐसे बहुत सारे चरित्र बिल्कुल हमारे अपने अ, आस-पास के चरित्र जैसे बन गए थे। लंबी कहानियाँ पढ़ने का आनंद आने लगा था कुछ समय बाद और साथ ही साथ एक तरफ ये साहित्य और दूसरी तरफ पराग, पत्रिका या प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ने का शौक। मानसरोवर के खंड घर में थे और लगातार एक के बाद एक पढ़ने का उत्साह मन में बना रहता था, तो मैं वो भी पढ़ रही थी। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। दूसरा एक और चीज़ ये भी थी कि कुछ समय बाद जब थोड़े बड़े हुए, क्योंकि मेरे पिता हिंदी के वरिष्ठ कथाकार हैं, रमेश उपाध्याय, और मेरी माँ भी अ, लगातार साहित्य पढ़ती रही हैं, साहित्य अनुरागी हैं वो। लिखा भी है उन्होंने, अपनी आत्मकथा भी लिखी जो साथ उस कारवां के हम भी हैं, जो बहुत चर्चित रही। अ, पिता के लेखन कर्म को ज़्यादातर लोग जानते हैं, कथाकार, कहानीकार, आलोचक भी रहे, नाटककार भी रहे, बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे और कहानी पर लगातार आलोचनात्मक और रचनात्मक पक्ष से वो जुड़े रहे। और इस घर में कुछ समय बाद जब हम बड़े हुए तो लगने लगा कि लेखन एक बहुत खास कर्म है और ये भी कि उसके प्रति एक आदर पैदा हुआ अपने आप। लोग घर में आते थे, साहित्यकार आते थे घर में, बहसें होती थी, ठहाके गूंजते थे और वो शब्द, वो विचार घर की फिजा में तैरते थे। तो लेखन के प्रति एक आदर हुआ, इस रूप में भी आदर हुआ क्योंकि आस-पास जब देखती थी तो ये लगता था कि बहुत सारे घरों में शाम के समय में कोई उस तरह का काम नहीं है, इस तरह की कोई साहित्यिक गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं और इस तरह के लोग नहीं आते थे, तो अपना घर थोड़ा अलग घर लगता था और साथ ही साथ ये भी था कि उस घर में जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ था, साहित्य के प्रति एक समर्पण था, तो ये भी लगता था कि ये कोई आसान डगर नहीं है, जहाँ आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, पिता और माँ दोनों को नौकरी की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है और उसके बाद जो समय है, उसको रचनात्मक ऊर्जा में भी लगाना है। तो ये सारा जो चीज़ें थी, वो एक गहरे आदर से जुड़ गईं परोक्ष रूप से ही कि लेखन कोई साधारण कर्म नहीं है और लेखक कोई साधारण आदमी नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगी कि लेखन की कोई विरासत इस तरह से नहीं होती और कोई उसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं होती। एक घ जिस घर में, जिस साहित्यकार के घर में ज़रूरी नहीं है कि उसके 3 बच्चे हों और तीनों की ही रुचि लेखन में हो, पठन-पाठन में हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ठीक इसी तरह से ये भी कहूँगी कि हमें घर में पत्रिकाएँ मिली, किताबें मिली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिन घरों में पत्रिकाएँ ना हों, पत्रिकाएँ नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, वहाँ साहित्यकार जन्म नहीं ले सकता। ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं और इस रूप में मैं कहूँगी कि लेखन की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती, वो सहज रूप में आपके पास आता है, आप उसको चुनते हैं और घर से आपको एक एक ज़रूर है कि वो शब्द, वो विचार आपकी लेखन की जो दिशा है उसको निर्मित ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कोई विरासत नहीं है कि एक पोटली थमा दी जाती है और दूसरा उसको कोई भी बच्चा उसको ग्रहण करके आगे बढ़ जाता है, ना ये कोई लाला की दुकान है। तो इस तरह से मेरी यात्रा पठन-पाठन की और एक व्यक्तिगत रुचि बनी। कॉलेज में जब मैं गई तो एक और घटना जो घटित हुई वो आपसे साझा करना चाहूँगी। वो घटना ये थी कि मैं 12वीं में अंक लेकर राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। मैं पढ़ती रही और कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद ही मुझे ये महसूस हुआ कि जिसे रघुवीर सहाय की कविता के शब्द उधार लूँ कि मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये विषय नहीं पढ़ना है, मुझे साहित्य पढ़ना है। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उस समय दिल्ली के हिंदू कॉलेज में कुछ सीट्स थीं और मेरा उसमें दाखिला हुआ और मैंने हिंदी साहित्य को स्वेच्छा से हिंदी में मैं आई और मैंने पढ़ा, किसी मजबूरी के तहत नहीं आई थी। और उससे भी ये दिशा और समृद्ध हुई, परिपक्व हुई। मैंने छात्र जीवन में अपने कॉलेज में भित्ति पत्रिका निर्झरिणी और जो हमारे कॉलेज की मुख्य पत्रिका थी, जिसमें अनेक दो दो मुख्य भाषाओं को लिए हुए रचनाएँ आती थीं, उसमें मैं उसके संपादकीय विभाग में शामिल रही। इंद्रप्रस्थ नाम की वो पत्रिका थी। तो दोनों पत्रिकाओं से मेरा लगातार जुड़ाव रहा और मैं शुरुआत में कविताएँ लिखा करती थी। जैसा कि होता है कि हर विद्यार्थी का लेखन और ज़्यादातर व्यक्तियों का, लेखकों का जो लेखन है वो कविता से राह बनाता है। तो मैं लिखती थी, लेकिन मैं कहूँ कि लेखन की जो विधिवत शुरुआत है वो मेरे विवाह के बाद और मेरी बेटी के होने के साथ-साथ हुई सन 2000 से। मैंने लिखना शुरू किया। अ, जनसत्ता में लगातार लिखा, एक कॉलम दुनिया मेरे आगे और रविवारिये में मैं लिखा करती थी। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सहारा में मैं अपनी पसंद की जो किताबें हैं, उनकी समीक्षाएँ भेजा करती थी, वो छपा करती थी उसमें। कुछ पत्रिकाओं में मैंने लेख लिखने शुरू किए थे और इधर जो मेरा मुख्य काम था, वो नाटकों पर मैं लगातार काम कर रही थी। हिंदी के नुक्कड़ नाटकों पर मेरा काम था, जनवादी चेतना को लेकर। मैं लगातार, क्योंकि उससे जुड़ी भी रही थी व्यावहारिक रूप में, तो लगातार मैं ये काम कर रही थी और मेरी पहली किताब सन 2006 में प्रकाशित होकर आई, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जिसे प्रकाशित किया, नुक्कड़ नाटक रचना रचना और प्रस्तुति। और इसके बाद भी, अब तक भी मैं लगातार नाटकों पर काम कर रही हूँ और धीरे-धीरे गद्य मेरी प्रिय विधा हुई और मैं सच कहूँ तो मेरे मित्र, मेरे जीवन साथी राकेश कुमार का इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं पाती हूँ कि जो मेरे भीतर की छटपटाहट थी, जो बेचैनी थी, जो एक तड़प थी, उसको लेखन की ओर मोड़ने का उन्होंने मुझे बिल्कुल उसमें सहायता की। उन्होंने वो राह दिखाई और कहा कि नहीं, तुम लिखो। और इस तरह से विधिवत लेखन के लिए मेरा जीवन इसके लिए समर्पित हुआ और तब से अब तक मैं लगातार लिख रही हूँ। 2 दशक से अधिक
का समय हुआ है। शुरुआत में ये लिखा, उसके बाद नाटक पर एक और किताब मेरी अ, आई जो मैंने नाटक संपादित किए। नाटककारों के और नाट्य मंडलियों के जनता के बीच जनता की बात, 12 नाटकों का ये संग्रह था। और साथ ही साथ उसके साथ एक और बड़ा अच्छा काम हुआ कि एनसीईआरटी से एक और जो प्रस्ताव आया और मैंने उसको स्वीकार किया, और मेरा मेरा भेजा गया प्रस्ताव भी वहाँ स्वीकृत हुआ और किताब के शक्ल में वो सामने आया, तारा की अलवर यात्रा। मैंने अलवर शहर पर एक कहानी की तर्ज पर एक काम किया था, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि मैं भविष्य में कहानियाँ लिखूंगी। और मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला प्रयास था, बल्कि जो कॉलम मैं दुनिया मेरे आगे में लिखा करती थी, उस पर जब प्रतिक्रियाएँ आती थी, तब भी बहुत लोग कहते थे कि बिल्कुल कहानी के तौर पर चल रहा है। और मैंने तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ज़रूर कहा था कि आप भविष्य में कहानियाँ लिखेंगी, और तब मैं उनकी बात को मज़ाक में लिया करती थी। इसके बाद एक और किताब 2013 में आई, आईने के सामने, जिसमें जो भी मैंने लेख लिखे सामाजिक विषयों पर, शिक्षा पर, उन लेखों का वो संकलन था। 2012 में 11 की बात मैं बता रही हूँ, 11 के आसपास मैं मैंने सोचा कि कहानी लिखनी चाहिए, और मेरी पहली कहानी मुखौटे मैंने लिखी, जो बिल्कुल एक सोसाइटी है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, उसमें कैसे लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, डीडीए के लोग आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन आ रहा है, एक पूरी तौर पर उस घटना को लेकर मैंने एक कहानी बुनी, जो परिकथा में प्रकाशित की संपादक शंकर जी ने। और उनका जो नवलेखन विशेषांक आता है, उसमें उन्होंने परिचय भी दिया कि प्रज्ञा लेखन में नया नाम नहीं है, लेकिन ये उनकी पहली कहानी है। और उस पहली कहानी के बाद से आज तक ये सफर थमा नहीं है। मेरे 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अ, एक संग्रह, पहला जो संग्रह है 2016 में प्रकाशित हुआ, और ये तक़सीम नाम से, और तक़सीम ये कहानी पाखी में प्रकाशित हुई थी, और बहुत इसको अच्छी प्रतिक्रियाएँ मिली थी। इसके बाद फिर जो दूसरा संग्रह आया वो 2019 में आया, मन्नत टेलर्स नाम से। मन्नत टेलर्स बहुत चर्चित कहानी रही, ये पहल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस बीच मैं अपना पहला उपन्यास भी लिख चुकी थी, और वो प्रकाशित हुआ भूदड़ बस्ती नाम से, जो प्रकाशित हुआ, और साथ में वो पांडुलिपि मांगी गई थी मीरा स्मृति पुरस्कार के लिए। तो उपन्यास की पांडुलिपि मैंने भेजी, और वो चयनित हुई, पुरस्कृत हुई, और बाद में प्रशंसित बहुत हुई। तो ये मेरा पहला उपन्यास था। और इसके बाद धर्मपुर लॉज, ये मेरा दूसरा उपन्यास है, जो इसी वर्ष 2020 में आया है। लोक भारती राजकमल से ये उपन्यास प्रकाशित है। और इस उपन्यास पर भी लगातार आलोचकों की, लेखकों की, साथियों की, पाठकों की प्रतिक्रिया मुझे लगातार मिलती रही है। कई पत्रिकाओं में इस पर वरिष्ठ आलोचकों और साथी आलोचकों ने, साथी लेखकों ने लिखा भी है। और इस वर्ष का शिवना कथा सम्मान इसको अभी हाल ही में इस उपन्यास को मिला है। अब इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर हम बात करें तो धर्मपुर लॉज धर्मपुर लॉज उपन्यास का जो केंद्र है वो है दिल्ली की बिरला मिल। ये कपड़ा मिल, और बिरला मिल के साथ साथ दिल्ली की जो और कपड़ा मिलें थी, वो इसके केंद्र में है। और धर्मपुर लॉज सीपीआई का ऑफिस था, मजदूर संघ का ऑफिस रहा। और मजदूर नेता गुरु राधा कृष्ण, जो उस इलाके की एक संगठित चेतना की एक प्रखर आवाज थे, एक बुलंद आवाज थे, वो इसके केंद्र में है, इस उपन्यास के केंद्र में। इसे लिखने की प्रेरणा, और इसे मैंने क्यों लिखा, इसकी रचना प्रक्रिया में ये भी एक जरूरी सवाल है। मैंने आपको बताया कि मेरी पैदाइश राणा प्रताप बाग में हुई, और राणा प्रताप बाग से बिरला मिल का जो रास्ता है वो बमुश्किल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, ये था। और बचपन से ही
बिना मिल को जाने, जब मिल को जाना नहीं था, लेकिन मिल के हूटर से दिनचर्या तय होती थी। कुछ समय बाद जब बड़े हुए तो देखने लगे हम कि किस तरह से पालियों में मजदूर आ जा रहे हैं। फिर धीरे-धीरे जब मैं अस्थाई नौकरी लेक्चरशिप में आ गई थी, तो एक बड़ा आंदोलन उस समय में चल रहा था। कॉलेज पास हो चुका था और मैं अपने काम में लगी हुई थी और ये सारी चीज़ें अखबारों में भी आ रही थी और चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद जब 97 में अ, मेरा विवाह हुआ और उसी इलाके में मेरा ससुराल भी है और मैं उससे बहुत गहरे तौर से जब भी वहाँ से गुज़रती थी, तो वो मुझे वहाँ लाल झंडा दिखाई देता था, घंटाघर जो जगह है उसके पास। और उस इलाके का मशहूर जो अम्बा सिनेमा है, उसके साथ सटी हुई ये पीले रंग की दीवार की ये पूरी मिल चली आती है, बिरला मिल, जिसे इस उपन्यास में मैंने उस इलाके का थर्मामीटर कहा है, कि जिससे उस इलाके के उतार और चढ़ाव को भापा जा सकता था, देखा जा सकता था। तो ये मिल वहाँ की बिल्कुल वो आवाज़ है, जहाँ जो आवाज़ उस समय के मज़दूरों के संघर्ष को, उनकी जिजीविषा को, उनके जीवन के अनेक किस्सों को और बाद में उनकी हड़तालों को और तेज़ होते जा रहे दमन को, और उसके बाद जब ये मिल बंदी होती है और उनके विस्थापन को, ये पूरा उपन्यास दिखाता है। तो बचपन से जुड़ी हुई चीज़ थी, लेकिन बीच में इसके सिरे छूटे और फिर इसको बाद में लिखने का मौका मैंने निकाला और लगभग 1.5 साल का समय इसमें लगा। लेकिन ये पूरा इलाका जैसे बचपन से ही जुड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी और होता ये है कि 96 में जो है ये मिल बिल्कुल बंद होने के रूप में आ गई और इसके जो नेता थे, मजदूरों के जो नेता थे, गुरु राधा कृष्ण। बहुत इत्तेफाक है, जिस साल ये मिल बंद हुई और उससे कुछ माह पहले ही गुरु राधा कृष्ण भी गुजर गए। गुरु राधा कृष्ण, जैसे मैंने बताया कि वो इतिहास का एक मुख्य पात्र हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने मिलबंदी का या गुरु राधा कृष्ण का इतिहास इस उपन्यास में दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने उस इतिहास के एक खंड को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कामों से अमर हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि समय की मिट्टी में वो खाद की तरह मिलता है और कुछ समय बाद उसका नामो-निशान तक मिट जाता है। और इतिहास सत्ता के पक्ष से भी लिखा जाता है। इसलिए जब मैं इस उपन्यास को लिख रही थी, तो मैंने ये देखा कि गुरु राधा कृष्ण के बारे में, उन उस समय के मज़दूरों के बारे में कहीं कोई सामग्री नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है तो बहुत थोड़ा-बहुत चीज़ें हैं, बहुत सूचनात्मक तरीके से हैं। लेकिन उन सूचनाओं के बीच और 96 के बाद एक पूरी पीढ़ी जवान होती है, बड़ी होती है और उस पीढ़ी के लिए वो एक सूचना भर है मिलबंदी, लेकिन उसमें उन मज़दूरों के दुःख-तकलीफ क्या रहे, उनके संघर्ष क्या रहे, गुरु राधा कृष्ण का हस्तक्षेप क्या रहा, ये चीज़ें सिरे से गायब हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं और इसीलिए मेरी ये कोशिश रही कि मैं उस खंड को जीवित रखूँ, करने की कोशिश करूँ और जो विशिष्ट अनुभव मैंने इस पूरी रचना यात्रा में महसूस किया है, वो मैं अपने पाठकों को सौंप सकूँ। अपनी ईमानदारी से और अपने अभिव्यक्ति से उसको मैं सहेज कर उसे सौंप सकूँ। ये मेरी एक कोशिश रही है इस उपन्यास के दौरान। और एक और चीज़ भी कहूँगी कि ये पूरा जो उपन्यास है धर्मपुर लॉज, जो उस समय की मज़दूर गतिविधियों का केंद्र था, न सिर्फ़ मज़दूर गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि जो अ, युवा छात्र थे, उन उस छात्रों की भी गतिविधि का केंद्र था। एआईएसएफ के जो इससे जुड़े हुए थे, उन छात्रों की गतिविधियों का भी केंद्र था। इसीलिए मैंने बहुत सारे काल्पनिक पात्रों की रचना की और उसमें मुख्य रूप से 3 दोस्तों की कहानी लेकर ये उपन्यास सामने आता है। एक है नंदन मंडोरिया, एक है दुजेन नाथ त्रिपाठी और एक है संजय सोनकर।
इन तीनों की दोस्ती है, प्रेम का इनका एक संसार है और ये भी है उस संसार में कई बार चीज़ें इन्हें अपराध की तरफ भी खींचती हैं। लेकिन कैसे ये लोग गुरु राधा कृष्ण के संपर्क में आते हैं और फिर इनका जीवन बदलता है। इसके साथ-साथ मैंने एक काम और भी किया जब इसे लिख रही थी कि इस पूरे इलाके की लय को पकड़ने की कोशिश भी मैंने की कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका है इसमें इनके इस इलाके के लोगों की जो ज़िंदगी है उसको छूने का प्रयास मैंने किया कि उनके दुख तकलीफ, उनके स्वाद और उनकी कड़वाहट, उनके किस तरह से रुदन है, उनके सपने हैं, उनकी टूटन है, उनकी जिजीविषा है। लगातार वो काम कर रहे हैं, हार रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे। ऐसे लोगों को मैंने इसमें रचा, तो वो किस्सा गोई भी, उस दिल्ली के उस इलाके की किस्सा गोई भी इसमें शामिल हो जाती है। पूरा इलाका है, घंटाघर से अगर आप चलेंगे तो धर्मपुर लॉज बिल्कुल उसके साथ में ही है। उससे पहले जैसे मैंने बताया बिरला मिल, शक्तिनगर से आप चलते हैं, धर्मपुर लॉज आता है, फिर बिरला मिल आती है, धर्मपुर लॉज आता है, उसके साथ सटा घंटाघर है। आगे आप बढ़ते हैं तो केदार बिल्डिंग, श्योरा कोठी, घूम कर आगे आइए फिर रावलपिंडी स्कूल है, फिर उसके बाद कब्रिस्तान है एक। किस तरह से बस्तियों का इलाका शुरू हो जाता है, जो दिहाड़ी मजदूरों की बस्तियां हैं और कामकाजी लोग हैं। कहीं वाल्मीकि समाज है, कहीं जाटव समाज है, कहीं कबीर बस्ती है। इस तरह की पूरी बस्ती है और उसके ही दाहिने हाथ पर आप देखते हैं कि किस तरह से मुकीमपुरा है। मुकीमपुरा जहाँ पर गुरु राधा कृष्ण मजदूरों के परिवारों के साथ ही वहीं रहते थे। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया, बिल्कुल साधारण रूप में जिए, गांधीवादी विचारधारा से पहले जुड़े थे, फिर कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े रहे, तो एक बिल्कुल आम इंसान कैसे खास हो जाता है। ये कहानी गुरु राधा कृष्ण की कहानी बनती है और उस पूरे इलाके की लय को भी ये कहानी पकड़ती है। मैं कुछ चीज़ें पाठ के साथ-साथ बताती जाऊँगी। मैं इसका पहला पाठ कर रही हूँ, इसके एक अंश का पाठ कर रही हूँ और ये जो अंश है, ये उस जिससे अभी मैंने कहा कि वहाँ की उस इलाके की जो लय है, वहाँ के जो ठहाके हैं, वहाँ के जो अंधविश्वास हैं, वहाँ के जो अपना जीवन का स्वरूप है, उसको पकड़ने की मैंने कोशिश की है और ये जो किस्सा है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसकी पृष्ठभूमि में एक चीज़ ये भी है कि गुरु राधा कृष्ण मज़दूरों के नेता तो थे ही, साथ ही साथ सोहनगंज वार्ड जो पूरा ये घंटाघर और सब्जी मंडी का इलाका है, सोहनगंज वार्ड के वो निगम पार्षद भी रहे। 1958 से लेकर 81 तक 23 साल तक वो अजेय नेता, अजेय पार्षद के रूप में कोई भी उनके प्रतिद्वंदिता में आया पर वो जीता नहीं और गुरुजी को लोग चंदा देकर खड़ा करते थे और गुरुजी के लिए खुद ही प्रचार करते थे। तो ऐसे गुरुजी लेकिन 23 वर्ष बाद पूरा इलाका जब जातिवाद की रंगत में रंगता है, तो गुरुजी को कैसे शिकस्त मिलती है। जो आदमी लगातार सांप्रदायिकता का विरोधी रहा, जातिवाद का विरोधी रहा, कैसे वो इलाका बदल रहा है। इसका एक जो परिणाम है, जो एक पहचान है, वो गुरुजी की हार से जाकर जुड़ जाती है। और उनके जो समर्थक हैं, उनमें चंद्रभान है उर्फ भाई जी उर्फ ठाकुर जी, जो छोटी-मोटी ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाता है और सूद पर कुछ लोगों को पैसा भी देता है मज़दूरों को और उसी का जो भतीजा है, वो नंदन है। और ये जो भाई जी है का किरदार है, ये चंद्रभान का जो किरदार है, वो लगातार नए-नए कामों की जुगत भी बिठाता रहता है। ड्राई क्लीनिंग की दुकान एक है बंधी-बंधाई लेकिन उसके बाद भी उसकी कोशिश होती है कि कुछ नया काम लगातार करता रहे और उसमें उसे लगातार हार मिलती है, हँसी उड़ती है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा काम करे कि उसका नाम चमकता रहे। तो ये हिस्सा है इस किस्से का शीर्षक है हार को हरा देने वाला जज़्बा सबके बस की बात कहाँ। चुनाव में गुरुजी की हार के दुख से उबरने के लिए भाई जी कुछ नया करने का मन बनाने लगे। आर्यपुरा में पुराने कांग्रेसी अपने उम्मीदवार
अनिल शर्मा की जीत जाने से फिर से फॉर्म में आ गए। भाईजी का दुख दोगुना होने लगा। यूं उस दुख से उबरना हंसी खेल नहीं था। भाईजी को कई महीने लग गए। कई बार फिर से किसी नए काम के बारे में सोचा, पर पिछले अनुभव ने ऐसा मजाक उड़वाया था कि सोचकर ही सहम गए। नंदन की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म होते होते भाईजी के भीतर की हुलस फिर से जोर मारने लगी। इसी बीच 83 का वर्ल्ड कप हुआ। टिल्लू क्रिकेट का शौकीन था। कमेंट्री का चस्का उसे ऐसा था कि क्रिकेट के दिनों में छोटा सा ट्रांजिस्टर हमेशा कान पर लगाए रहता। उन दिनों उसका कंधा कान से सट जाता और एक हाथ लगभग पंगु हो जाता। धीरे धीरे इस शौक ने उसे एक हाथ से काम करने में माहिर बना दिया था। धीरे धीरे मैच सुनने के साथ अ, मैच खेलने का शौक भी उसे हुआ। शर्ट पाजामा पहनने वाले बच्चों के प्रिय टिल्लू को मटर कुलचे से जो पैसे मिलते, उसमें चवन्नी अठन्नी या रुपया ही अधिक रहते। उसकी जेब खरीद से भरी रहती। बॉलिंग करते समय जेब की खरीद खूब बचती। वर्ल्ड कप का मौका टिल्लू हाथ से गंवाने नहीं देना चाहता था। उसका मन कटरे में सबके साथ टीवी पर मैच देखने का था, पर पैसे कहाँ से लाता। जेब की खरीद तो रोज के खर्च, मटर मोट के काम और पीने के शौक में खर्च हो जाती थी। भाईजी का पल्ला पकड़कर अपने अरमानों की नैया पार कराने का तरीका सूझ ही गया टिल्लू को। ठाकुर जी, क्रिकेट का फाइनल मैच है, कोई छोटी बात नहीं। सब दीवाने हो रखे हैं आजकल। मजाल है मैच से पहले खाने पीने का होश हो किसी को। टिल्लू ने भाईजी के भीतर की हुलस को रास्ता सुझाया। उसे पता था भाईजी जैसे सांड को कैसे दुहा जा सकता है। ठाकुर जी, मैच अगर कटरे में हो जाए तो कटरा मरते समय तक आपके पैर धोकर दिएगा। लड़के आदमी सब क्रिकेट के दीवाने हैं। दिन रात मैच के सिवा कोई बात ही नहीं रह गई है। फिर कटरे में टीवी भी कहाँ है। यहाँ बरामदे में चारपाइयां हटाकर जगह बनाकर जो मैच दिखाया जाएगा, दुनिया आखिरी सांस तलक याद रखेगी। मोहल्ले को अपने कदमों तले रखने वाले भाई जी टिल्लू की चतुराई न भांप सके। आइडिया सुनकर प्रेमी को भी जोश आ गया। बिना दमड़ी गवाए खेल के जरिए वो भी मजा उठाना चाहता था। दोनों ने मिलकर भाई जी को सेट किया। ठाकुर जी, बस ये मौका हाथ से न जाने देना, प्रेमी ने जबान पर शहद मिलकर कहा। टिल्लू ने हाथ पैर दबाकर उनकी चिरौरी की। एक गुदगुदी भाई जी के मन में होने लगी। फिर क्या था, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रसारण भाई जी के कटरे में दिखाया जाना तय हुआ। देर रात सीधे प्रसारण के लिए दुकान के आगे टीवी वीसीआर वाले की दुकान से टीवी किराए पर मंगवाकर कटरे के बीचों बीच स्टूल पर सजाया गया। दरिया बिछी, भाईजी के लिए स्पेशल कुर्सी लगाई गई। कटरे में किसी मेले जैसा माहौल बन गया। क्या लड़के, क्या आदमी, क्या अधेड़, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी झूमने लगे। अधिकांश घरों में टीवी नहीं था। उनके लिए बाकायदा मैच देखने का इंतजाम कराने के चलते भाईजी का डंका बजने लगा। रात को मैच देखने के लिए दुकान से भीतर जाते कटरों में घरों से निकलकर लड़के और आदमी जुट गए। कटरे के दरवाजे से अंदर 15-20 घरों के बच्चों को 2 महीने की छुट्टियों में ये बढ़िया मौका हाथ लगा था। वे पूरी मस्ती में दरी पर कलामंडी खा रहे थे। जल्दी जल्दी काम निपटा कर लड़के, आदमी, बच्चे और कुछ औरतें भी मैच देखने चली आईं। नंदन ने अपने दोस्तों संजय और त्रिपाठी को भी न्योता दे दिया। तमाशे की भनक पाकर बगल के कटरे के कुछ और लोग भी दौड़े छूटे चले आए। फाइनल वेस्ट इंडीज और भारत के बीच था। कटरा बड़ी शान से अपनी टीम पर इतराता। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के लिए काले, कालू, कलुए, कालिया जैसे शब्दों की घृणा उड़ेलता अपने काले रंग और ऐतिहासिक दमन को आज बुला बैठा था। इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम से चल रही कमेंट्री के बीच आर्यपुरा के इस कटरे की रनिंग कमेंट्री धुआंधार रफ्तार से जारी थी। अबे कलुओं ने क्या तो नाम धर रखे हैं। घिस लौकी, कैसा नाम है। और ये रिचर्ड्स, देखता नहीं है बे, 100-100 बकरे खाए बैठा है। चिच्ची उंगली से भी बैट छुएगा तो छक्का ही जाएगा। कोई लड़का ऐसे बोल रहा था जैसे उसकी आंखों ने रिचर्ड्स को 100 बकरे खाते देखा। दूसरी तरफ से एक आदमी ने लड़के को पटखनी दी। अजी हाँ, हमारे लड़के क्या कम है, वो गिल्ली उखाड़ेंगे कि दुनिया देखेगी। खेल के बीच में एक नया खेल चालू हो गया। क्रिकेट मैचों में अंधविश्वास के रंग खूब धाक जमाते हैं। एक भी टोटका सही हो गया तो बार बार उसे दोहराने के अभ्यस्त लड़के, आदमी कोई मौका नहीं गंवाते। कोई टेढ़ा पैर किए बैठा है, पैर टूट भले जाए, पर वो सीधा नहीं होगा। किसी के पास एक टांग पर टेढ़ी मुद्रा का कोई टोटका चला आ रहा है तो वह पूरी तकलीफ के बावजूद टेढ़े मन से ही मैच को जिताने की कोशिश करेगा।
लड़कों ने देखा, इस रोचक मैच में टिल्लू भैया ने एक नया टोटका ईजाद कर डाला। दरी के पास पड़ी सिगरेट की खाली डिब्बी से खेलते हुए उन्हें न जाने क्या सूझी कि उसके भीतर की चमकीली पन्नी को निकालकर अंगूठे और उंगली से मरोड़कर एक आकार दिया और जमीन पर खड़ा कर दिया। साथ बैठे प्रेमी ने उसे देखकर कहा, अबे ये क्या झुर्लू सा बना दिया तूने। टिल्लू कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में एक चमत्कार घटते प्रेमी ने अपनी आंखों से देखा। इधर झुर्लू गिरा और उधर दुश्मन की टीम का एक विकेट। झुर्लू की जय जयकार हो गई। झुर्लू और विकेट के गिरने का नया टोटका सबको भा गया। अगले विकेट के इंतजार में आंखें टीवी की बजाय झुर्लू पर टिक गईं। बहुत देर तक कोई विकेट न गिरने पर हताशा फैल गई। अचानक झुर्लू ने फिर काम दिखाया। दो और बार झुर्लू गिरा और दो कीमती विकेट ले गया। कटरे में लड़के नाचने लगे। जीत का पक्का भरोसा चेहरों पर दिखने लगा। अरे यार, किसको लगा दिया बॉलिंग पर, कैसी सुस्तड़ सी बॉलिंग कर रहा है। चरम पर पहुंची किसी लड़के की कुंठा बॉलिंग करने को तड़प उठी। उसे पक्का यकीन था कि 3 विकेट तो वो आसानी से झटक सकता है। कोई टोटके भी नहीं काम दे रहे अब। सगरी हवा निकल गई झुर्लू की। नाक कट कर रहेगी देख लेना। किसी की निराशा पीड़ा संग उभरी। 2 कौड़ी का ना है झुर्लू। बड़े आए झुर्लू वाले। 2 घड़ी पहले जो झुर्लू की बलैया ले रहा था, कुछ पल के बाद अपमान से उस पर थूकने लगा, पर झुर्लू ने काम पूरा किया। सफेद कमीज पैंट में जब खिलाड़ियों ने जीत की खुशी में टोपियां उछाली, तो कितने रुंधे गलों से सीटियां निकल पड़ी। भारत के कप्तान कपिल देव के हाथ में जीत की ट्रॉफी देखकर भाई जी के सारे पैसे वसूल हो गए। आखिरकार लड़कों की सारी नसीहतें, आदमियों के सारे टोटके, औरतों की कोसनों के साथ चलती प्रार्थनाएं, सब मिलकर न जाने कैसे इंग्लैंड इंग्लैंड पहुंचकर भारत को जीत का रास्ता दिखाया है। कटरे के आगे लगा मेला दिवाली में तब्दील हो गया। लोग सड़कों पर निकल आए। रात के अंधेरे को भारत जिंदाबाद का नारा चीर गया। इस फाइनल मैच को दिखाने के चक्कर में टिल्लू और प्रेमी ने भाई जी को सुपरहिट करा दिया। इधर भारत की टीम ने भी जीतकर उनकी किस्मत चमका दी। हर किसी की जुबान पर भाई जी की मेहरबानी से इंडिया के मैच और शानदार जीत का किस्सा था। भाई जी का रुपया जरूर खर्च हुआ, पर रौब पहले से ज्यादा बढ़ गया। बड़े दिनों बाद भाई जी पूरी फॉर्म में आ गए। गली के लड़के भविष्य में मिलने वाले मैच के मजे की सोचकर अब उनकी बड़ी पूछ करने लगे और भाई जी साथ में आसमान पर बैठकर झूमने लगे। लड़कों को अपनी बादशाहत तले देखकर उन्हें नशा होता, कई बार प्यार में तो कई बार गुस्से में उन्हें बेरोक टोक गरियाने लगे। पस्त हिम्मत भीतर की टूटन, मस्त तबीयत बाहर की रौनक। तो ये एक किस्सा, इस एक अंश इस उपन्यास से है, जिसमें उस पूरे इलाके की जिंदा दिली, उस किस्सा गोई को मैंने सामने रखने की कोशिश की है। एक और किस्सा, जो एक और अंश इस उपन्यास का जो बहुत महत्वपूर्ण अंश है और 1986 में की ये घटना को सामने लाता है। 1986 में कपड़ा मिलों की एक बड़ी हड़ताल हुई थी। कई भत्तों को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, यातायात को लेकर, और प्रबंधन किसी भी तरह राजी नहीं था कि वो मजदूरों की मांगों को माने। और उस पूरे इलाके में जो मिलें थी, अयोध्या मिल, बिरला मिल, डीसीएम और एक और मिल स्वतंत्र भारत मिल, ये चारों मिलों के मजदूर हड़ताल पर थे और 20,000 मजदूरों ने हड़ताल की थी। और डीसीएम में 2 मिलें थी, एक जो उनकी सिंथेटिक कपड़ा बनाने की एक अलग मिल थी। तो इस तरह से देखें तो कुल 5 मिलों के मजदूर हड़ताल पर थे और पूरा इलाका इस उम्मीद में था कि चीजें बदलेंगी। यूनियन पूरे काम पर लगी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ प्रबंधन की लगातार जो चालें हैं वो टेढ़ी होती जा रही थी। उनको मैंने लिखने की कोशिश की है और इस अंश का जो शीर्षक है, अन्याय और संघर्ष से तपे दिन रात। हिम्मत रखो, बात बिरला मिल की नहीं है। अयोध्या मिल, स्वतंत्र भारत, डीसीएम की दोनों मिलों के मजदूरों की ओर से भी यही मांग उठाई जा रही है। इसी के चलते कल डीसीएम पर एक गेट मीटिंग रखी है। मैं भी वहां रहूंगा और स्वतंत्र भारत मिल के यूनियन के लीडर भी वहां पहुंचेंगे। देखें क्या बात बनती है। लोगों को समझाते हुए गुरुजी सभी से मुखातिब हुए। भाइयों, ये रीत चली आ रही है। पैसा बनाने वाला सिर्फ पैसा बनाना जानता है। जिसकी वजह से पैसा बनता है उसे दबा कर रखता है।
जरा सिर उठाओ तो बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसे क्या चिंता कौन सा मजदूर सड़क पर आया। पर भाइयों, हमारी ताकत एका में है। अपने हक के लिए इकट्ठे खड़े होंगे तो ही हमारी आवाज सुनी जाएगी। एक बात गांठ बांध लो, ये रास्ता लंबा है। पहले भी हड़तालें हुई हैं, हमने मुसीबतों का सामना किया है। ये भी याद रहे कि हमारे बीच कुछ लोग मालिक के आंख कान नाक बनकर भी रहते हैं। हमें उनके झांसे में नहीं आना है, सावधान रहना है। हम सब जानते हैं, मजदूर ने आज तक अपने हक से ज्यादा कुछ नहीं मांगा और मालिक ने हमेशा हक से ज्यादा छीना है। ये लड़ाई आज की नहीं, आने वाले कल की भी है। ध्यान रखना साथियों, तुम कंधे से कंधा मिलाकर उठते हो तो बड़ी से बड़ी ताकत झुकती है। डीसीएम, स्वतंत्र भारत, अयोध्या मिल के सारे मजदूर भी परेशान हैं। इन सारी कपड़ा मिलों के मजदूर तंगहाल हैं। आग सुलग रही है साथियों, हिम्मत रखो। मजदूर को कोई महल नहीं बनाना है, कोई मिल नहीं खोलनी है। मजदूर की मांग बस इतनी है कि उसका बच्चा भूखा न सोए, पढ़ लिख जाए, सर पर छत हो और बीमारी में सही इलाज हो सके। कल परसों में एक गेट मीटिंग करके जल्दी ही कदम आगे बढ़ाते हैं। दिन गहमा गहमी से भरा था। डीसीएम की मजदूर लाइंस के घर घर में गुरुजी के मजदूर संगठन एटक और सीपीएम के दल सीटू के कार्यकर्ताओं ने लोगों से बातचीत का अभियान शुरू किया। अयोध्या मिल और स्वतंत्र भारत मिल की यूनियनों के साथ हुई बातचीत के बाद एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचा गया कि मजदूरों की समस्याओं और मांगों को लेकर मालिकों को नोटिस भेजा जाए। महंगाई, आवास, यातायात भत्ते में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर जल्दी ही सभी मिल मालिकों को नोटिस सौंप दिया गया। नियत तारीख पर भी जब मालिकों की नींद नहीं टूटी तो 28 मई 1986 को दिल्ली की पांचों मिलों ने मजदूरी बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर एक सामूहिक हड़ताल का ऐलान कर दिया। उत्तरी दिल्ली की 4 और पश्चिमी दिल्ली की स्वतंत्र भारत मिल सहित सभी पांचों मिलों के 20,000 कपड़ा मजदूरों ने अपनी मांगों के पूरी होने तक काम पर न जाने का निर्णय लिया। 5 में से 4 मिलें सूती कपड़ा बनाने वाली मिलें थी। इकलौती मिल जो डीसीएम की ही दूसरी यूनिट थी, उसमें सिंथेटिक धागा और कपड़ा बनता था। हरजोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, हमारी मांगे पूरी करो के नारों ने सभी मिल मालिकों को सचेत कर दिया। पोस्टर बैनर लिए मजदूर सड़क जुलूस में शामिल हो गए। आजादपुर से डीसीएम तक के इलाके में हड़ताली मजदूर ही दिखाई देते। उनकी सीधी मांग थी कि श्रम कानूनों का ढंग से पालन हो और उनका वेतन हर हाल में बढ़ाया जाए। हड़ताल इस बार भी जल्दी खत्म होती नहीं लग रही थी। दिहाड़ी मजदूरों के घरों की हालत खस्ता थी। असहाय मजदूर परिवारों का हौसला बढ़ाने के लिए गुरुजी के नेतृत्व में पार्टी की छात्र इकाई फिर से मुस्तैद होकर घर घर जाने लगी। इधर हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे सुनकर मिल मालिकों के कानों पर जू भी नहीं रहेंगी। हर हड़ताल से बचने का एक ही अचूक बाण उनके पास था, उत्पादन उत्पादन बढ़ाओ तो वेतन बढ़ेगा। गुरुजी जानते थे, इससे पहले भी देश में जब कपड़ा मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है, उन्हें इसी तरह का जवाब मिला है। बंबई और कोयम्बटूर हाल ही में इसी तरह के झांसों को झेल चुके थे। दिल्ली की मिलों के कपड़ा मजदूरों की मांग साफ थी। वे एकजुट होकर महंगाई, आवास, यातायात भत्ते के बढ़ा दिए जाने की मांग कर रहे थे। मांग पहले छटनी किए मजदूरों को दोबारा वापस काम पर लेने की भी थी। हर बार प्रबंधन और यूनियनों की मीटिंगें किसी फैसलाकुन मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही थी। एक पक्ष अन्याय पर अड़ा था तो दूसरा न्याय की लड़ाई से डिगना नहीं चाहता था। इसी बीच मिलों के प्रबंधन के साथ मजदूर यूनियनों की एक और जरूरी बैठक तय की गई। इसमें मिल मैनेजमेंट के कई बड़े अधिकारियों के शामिल होने की खबर थी। मजदूरों के बिलखते परिवारों और उनकी जायज मांगों से बेपरवाह प्रबंधन अपनी ही धुन में था, पर यह मीटिंग उनके लिए कोई खेल नहीं थी। बिरला मिल प्रबंधन से आज की मीटिंग में आर पार की लड़ाई होनी तय थी। आइए आइए गुरुजी, मुरारी लाल जी आप भी बैठिए। जनरल मैनेजर गुप्ता ने मीटिंग का माहौल को नरम बनाने की कोशिश की। देखिए गुरुजी, आप तो यूनियन के पुराने नेता हैं। आप तो जानते हैं कि हड़ताल कोई हल नहीं है। इससे मिल का कितना नुकसान होता है और मजदूर की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आप ही सोचें कि जब इससे दोनों का ही नुकसान है तो हड़ताल क्यों हो। हैं जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे ही मुनाफा बढ़ेगा और मुनाफा होगा तो मजदूर को उसका हिस्सा देने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। आप तो जी लो पहले चाय। अरे भाई, चाय तो सर्व करो। हाँ, तो मैं कह रहा था, आप तो जी मजदूरों से कहो प्रोडक्शन बढ़ाएं। हे। गुप्ता की काइयां हंसी से गुरुजी खींच गए। आप एक ही रट लगाए हुए हैं, उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ।
उत्पादन बढ़ाने में मजदूर के पसीने के साथ संगत करने वाली अच्छी मशीनों का होना जरूरी नहीं है क्या? बताइए, आपने कितने सालों से नई मशीनें नहीं लगाई हैं? 1889 में बनी डीसीएम का भी यही हाल है। वहां भी 1950 के बाद मशीनों पर कोई खर्चा नहीं किया गया। पुरानी मशीनों के दम पर आप उत्पादन की बढ़ोतरी की मांग कर कैसे सकते हैं? गुरुजी ने प्रबंधन पर सब सीधा सवाल दाग दिया। जनरल मैनेजर गुप्ता ने हंसी समेट ली और तुनक कर कहा, मजदूरों की बेध्यानी से हमारा काफी माल खराब हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी? माल मजदूरों की लापरवाही के चलते नहीं, आपकी लापरवाही के चलते खराब हुआ है। हमें पता है दिल्ली के कपड़ा उद्योगों में अब तक पुरानी मशीनरी लगी है। दिल्ली भर में पुराना सिमको लूम लगा है, जानते हैं ना आप? जबकि देश के अन्य हिस्सों में सुल्जर लूम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बेहतर परिणाम मिले हैं। तमिलनाडु का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, वहां सुल्जर से कितना लाभ हुआ है। हमारा मजदूर उनसे अधिक क्षमता लगाता है, पर हमारा परिणाम देख लीजिए। और पर हमारे कपड़े की क्वालिटी पहले से खराब हुई है। कहाँ किया है मजदूरों ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम? वेतन किस बात का बढ़ाया जाए? मैनेजर सुब्रमण्यम बीच में ही बोल पड़ा। बहुत अच्छे जनाब, इसमें भी गलती क्या मजदूर की है? कभी मजदूर की शिकायत पर आपने गौर किया है? मजदूर तो पहले की तरह ही काम कर रहा है, पर मिलों की पुरानी मशीनें लगातार धागा तोड़ रही हैं। ऐसे में कपड़े की क्वालिटी तो गिरेगी ही। साहिबान, अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए। पहले तो आप मशीन पर 1 रुपया खर्च नहीं करते, और दूसरी तरफ मजदूर की वाजिब मांग को ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। कहाँ रख छोड़ा है आपने दोहरा मुनाफा? गुरुजी का चेहरा आवेश में लाल हो गया। उनके सभी साथियों ने मैनेजमेंट को एक बात कायदे से समझा दी थी कि उनके किए गए सारे खेलों का पर्दाफाश हो चुका है, और अब ये मजदूर अपनी मांगों से हटने वाले नहीं। दूसरी मिलों की मीटिंगों में भी लगभग यही हाल था। लड़ाई लंबी खिंचने के आसार साफ थे। मीटिंग के बाद और लोगों के साथ जब गुरुजी बाहर निकले तो गेट पर बैठे कॉमरेड मजदूरों का गीत गा रहे थे। हाथ हथौड़ा रे ओ भाई, हाथ हथौड़ा रे, तेरी छाती से बढ़कर ना पर्वत चौड़ा रे। डफली बज रही थी और गीत हवा में गूंज रहा था। मजदूरों के संग बाहर बैठे नंदन को बुलाकर गुरुजी ने उससे कॉमरेड अमरजीत कौर को टेलीफोन करके यहाँ पहुंचने की बात कही। आजकल नंदन कई और लोगों के साथ रात को धर्मपुर लॉज में ही रुक जाया करता। पोस्टर बैनर बनाने के साथ आने वाले कल की तैयारी में उसने पार्टी ऑफिस में रुकना ही ठीक समझा। साहस मन की धरोहर है, वह हर बेहोश ताकत को जरूर झकझोरती। तो ये एक पूरा अ, अंश है जो एक बड़ी हड़ताल जो कपड़ा मजदूरों की थी उसकी ओर इंगित करती है। और ये उपन्यास धर्मपुर लॉज दरअसल कपड़ा दिल्ली की जो कपड़ा मिलों पर केंद्रित ये पहला उपन्यास है। गुरु राधा कृष्ण पर केंद्रित ये पहला उपन्यास है। और मैं ये भी कहूंगी कि इसको लिखने में मैंने उस इलाके की गलियां नापी। धर्मपुर लॉज कई बार जाना हुआ। बहुत सारे लोग जो गुरुजी के साथ के थे और बहुत सारे मजदूर यहाँ से विदा हो चुके हैं मुकिमपुरा के इलाके से। वहां किंवदंती के रूप में गुरु राधा कृष्ण बसते हैं। हर आदमी वो इतिहास बताता है। आप किसी को भी रोक कर पूछें तो गुरुजी के बारे में बताता है। हाँ, गुरुजी का घर यहीं पड़ोस में है, गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी वैसे थे, गुरुजी हमारी तकलीफ में हमेशा साथ खड़े होते थे। जब तक वो निगम पार्षद रहे हर व्यक्ति की मदद उन्होंने की। जेब में वो अपना स्टैम्प पैड और मोहर लेकर चलते थे। कहीं कोई दिक्कत हुई वहीं एक पैर उठाया, उसके उसको उस पर कागज टिकाया और मोहर लगा दी। कहीं कोई पूछताछ नहीं। अपने पूरे इलाके की संघर्षों में वो शामिल थे। कबीर बस्ती को एक बार हटाया जा रहा था। मलकागंज में से आगे एक बस्ती है कबीर बस्ती, उसको यहाँ से हटाकर जहांगीरपुरी के इलाके में शिफ्ट किया जा रहा था। कबीर बुलडोजर आ गए थे और गुरु राधा कृष्ण पूरे तौर पर अपने साथियों के साथ वहां लेट गए थे। ये सारी चीजें, ये सारा इतिहास कहीं भी नहीं है। और बहुत हैरानी हुई मुझे कि आ, मैं जिन गुरु राधा कृष्ण को खोजती हुई धर्मपुर लॉज उस पार्टी ऑफिस में गई तो मुझे उनकी तस्वीर नहीं दिखी। और फिर मैं कटरों कटरों में होती हुई पहचान निकालती हुई उनके एक पुराने साथी के घर गई जो गुजर चुके हैं।
उनके बच्चों को अपना परिचय दिया, वहाँ बैठी और बहुत देर बाद घर में ढूँढ मचती रही और ऊपर से कहीं से वो तस्वीर लाई गई जिसमें गुरु राधा कृष्ण अपने दोस्त लक्ष्मण दास के गले में हाथ डालकर खड़े हैं। और उनके एक पुराने साथी इस समय बचे हैं उस मुकिमपुरा इलाके में, अमर सिंह नाम के, और बहुत बुजुर्ग हैं। कुछ स्मृति लोप भी है, कुछ चीजें उन्हें याद हैं, बहुत सारी नहीं। तो ये कड़ियां जोड़ने के लिए इस इलाके की लय को पूरी तौर पर पकड़ने की मैंने कोशिश की, और गुरु राधा कृष्ण की आत्मकथा मैंने नहीं लिखी। ये जो कपड़ा मिलों पर जो संकट आया और 80 में एक फरमान आया था कि दिल्ली की आबो हवा को सुधारने के लिए इसके रिहायशी इलाकों से मिल, फैक्ट्रियां, उद्योग सब हटाए जाएंगे। लेकिन बाद में जो है ये कुछ समय तक ठंडा रहा मामला, पर 90 के बाद जब हम देखते हैं आर्थिक उदारीकरण की पूरी तौर पर आहट है, उसके बाद से ये जो घटनाएं हैं ये आकार लेती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मजदूर छांटे जाते हैं बड़ी चालाकी से, और स्थायी मजदूरों को निकाल दिया जाता है। और कैसे उनके जितने भत्ते हैं, पेंशन है और चीजें हैं, और यहाँ तक कि जब मिलबंदी के आदेश आ जाते हैं तो सिर्फ एकमात्र जो सरकारी मिल थी अयोध्या में, सिर्फ उसी के मजदूरों को 6 साल का पूरा मुआवजा और रिसेटलमेंट बोनस मिलता है। बाकी कहीं किसी मिल के लोगों को नहीं मिलता। अकेली बिरला मिल से बहुत सारे मजदूर उसमें होते हैं, और सिर्फ 2700 मजदूर, क्योंकि ये स्थानांतरित कर दी जाती है हिमाचल के सोलन के बद्दी में। उसी तरह जैसे स्वतंत्र भारत मिल जो है वो राजस्थान में शिफ्ट कर दी जाती है, डीसीएम हिसार में शिफ्ट कर दी जाती है, और किस तरह से बिरला मिल के जो मजदूर हैं वो विस्थापित होते हैं, और बहुत सारे लोग अपने काम धंधों को खो देते हैं। एक इस कोरोना काल में एक पूरे तौर पर बंदी का एक पूरा माहौल चला जिसमें हमने मजदूरों की त्रासदी देखी, और इसी तौर पर एक वो दौर था तो जिसमें बहुत सारे मजदूर अपने कामों से काम जिन्होंने अपने कामों को खो दिया, अपने स्थायी निवास को खो दिया, उनके घर बिखर गए। एक ऐसे ही अंश मैं तीसरा और अंतिम अंश इस उपन्यास का आपके सामने लेकर आ रही हूँ। सुंदरता की नई मिसाल। हमेशा की तरह शाम को हीरालाल पनवाड़ी की दुकान पर महफिल सजी थी। भाईजी, प्रेमी, टिल्लू, अमर सिंह और सुंदरपाल दुकान के बाहर जमे थे। वे सब गुरुजी के हाल चाल लेकर लौट रहे थे। गुरुजी को 3 दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। सीने में दर्द, अस्थमा की शिकायत, बुखार और देह में कपकपी के चलते गुरुजी को अस्पताल ले जाना पड़ा था। हीरालाल की छोटी सी दुकान में बर्फ के टुकड़े पर लाल रंग के कपड़े के ऊपर पान के कुछ पत्ते सजे थे। साथ रखे पीतल के बर्तन में पानी में कुछ पत्ते तैर रहे थे। चूने कत्थे के लोटे के संग अनेक डिबियाएं आगे सजी रखी थी। छोटी सी इस दुकान में लकड़ी के खांचों में सिगरेट के अलग अलग ब्रांड रखे थे, और उनके बीच बची जरा सी जगह में हीरालाल ठाट से बैठा ग्राहकों के हुक्म बजा रहा था। रेडियो पर गाने चल रहे थे। एक सादी पत्ती बना भाई, गीली सुपारी और किमाम डालकर, और हाँ, चूना ज्यादा ना लगाइयो। भाई जी ने कहा। मुझे 22 नंबर बीड़ी दे। प्रेमी ने फरमाइश की तो सुंदरपाल ने तुरंत उससे कहा, आज तो सिगरेट पिला। क्यों बे, बारात में आया है क्या? प्रेमी ने अपने खिलंदड़े अंदाज में कहा। और चंद्रभान, उदयपुर की यात्रा कैसी रही? अमर सिंह ने पूछा। क्या बताऊं, लड़के ने ठाठ करा दिए। किला, झीलें, बाड़ी, कितनी जगह सैर सपाटा कराया, और खातिरदारी तो ऐसी की कि जुबान बाद में खुले, चीज पहले हाजिर। मैं जानता था नंदन जरूर नाम कमाएगा। देख लो भाई, 3 साल गुजर गए, नंदन को उदयपुर गए। लड़के ने नौकरी और परिवार की सारी जिम्मेदारियां बढ़िया तरीके से उठा ली। एक कांता की चिंता जरूर रहती है मुझे, पर चलो, जैसी उसकी किस्मत। लेकिन नंदन उसका और सपना का खूब ध्यान रखता है। सगे भाई भी न रख सकेंगे ऐसा ध्यान। मेरी तो सारी चिंताएं दूर हुई समझो। भाई जी ने विस्तार से जवाब दिया। नमस्कार, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज की खबरें। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।
अचानक दुकान के काउंटर के पीछे लटके ट्रांजिस्टर पर चल रही खबर ने सबका ध्यान खींचा। अबे चुप हो, जरा सुनने दे। अमर सिंह ने भाई जी को टोका। अब खबरें विस्तार से। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण फैला रहे उद्योगों को बंद करने के लिए कई आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए दिल्ली में बड़े छोटे उद्योगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रदूषित पाई जाने वाली फैक्ट्रियों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। खबर चौंकाने वाली थी। एक पल के सन्नाटे को तोड़ते हुए प्रेमी ने भाई जी से कहा, भाई जी क्या सारी की सारी फैक्ट्रियां मिलें बंद हो जाएंगी? ये तो बड़ी खतरनाक खबर है, गुरुजी को तुरंत बतानी होगी। चिंतित अमर सिंह ने अपनी साइकिल उठाई और मुकिमपुरा जा पहुंचा। वहां गया तो पता चला गुरुजी आराम करने की बजाय धर्मपुर लौट चले आए हैं। वहां से धर्मपुर लॉज पहुंचा तो कमजोरी की हालत में गुरुजी लक्ष्मण दास के साथ बैठे मिले। अमर सिंह ने खबर बताई। खबर बिल्कुल सच्ची है, लक्ष्मण दास ने कहा। अब क्या होगा गुरुजी? अमर सिंह की घबराहट बढ़ती जा रही थी। चिंता के मारे प्रेमी भी यहाँ पहुंच गया। अमर सिंह, इन हालात में दो सवाल खड़े होते हैं। एक, अगर मिलें बंद होती हैं तो मजदूर कहाँ जाएंगे? और दूसरा, यदि मिलों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो मजदूर अपना घर परिवार छोड़कर कैसे जाएंगे? कितनों को वहां रखा जाएगा, ये भी नहीं पता। गुरुजी ने जवाब दिया, ऐसे में बदली मजदूरों का क्या होगा? उन्हें तो ठेकेदार दिहाड़ी के हिसाब से लगा देते हैं। वो तो पक्के भी नहीं, वो कहाँ जाएंगे? लक्ष्मण दास की चिंता ने सिर उठाया। जल्दी से जल्दी मजदूरों की बैठक बुलाओ, गुरुजी चिंतित स्वर में बोले। अगले दिन धर्मपुर लॉ से चली खबर से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। बिरला मिल के मजदूरों के घरों में डर के साए साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर मिल मैनेजमेंट भी मुस्तैद हुआ। उसके जनरल मैनेजर ने सीनियर मैनेजर के साथ कुछ अधिकारियों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई। फ्रेंड्स, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, बट वी शुड टेक दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। जिस तरह से कोर्ट सख्त हुआ है उसके हिसाब से तय है कि मिल बंद होगी ही, और मिल बंद हुई तो हमें मजदूरों को मुआवजा देना ही पड़ेगा। इस समय अलग अलग शिफ्टों में कितने लोग काम कर रहे हैं? गुप्ता ने सुब्रमण्यम से पूछा। ब्रॉड एस्टिमेट तो 8,000 का है, जिसमें तमाम तरह का वर्कर शामिल है। इन सबके मुआवजे का एस्टिमेट लगाएं तो आप सोच ही सकते हैं कि मैनेजमेंट को काफी पैसा देना पड़ेगा और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सुब्रमण्यम ने पेन को टेबल पर ठोकते हुए कहा। हेडक्वार्टर ने कहा है कि मामला मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम डैमेज का रहेगा। गुप्ता ने सुब्रमण्यम की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, डू यू हैव अ प्लान? मीटिंग में एक सवाल गुप्ता की ओर से आया। कोर्स मिस्टर निगम, वी हैव। देखिए, वीविंग यूनिट में से हमें कुछ खास मिल नहीं रहा और फिर उसमें खर्चा भी ज्यादा है, तो बेसिक यूनिट को करते हैं बंद। स्पिनिंग यूनिट अभी चालू रखेंगे। कपड़ा बनाना बंद करें और सिर्फ धागा बनाने वाले मजदूरों को रखा जाए। परमानेंट मजदूरों को निकालने का ये सॉलिड रीजन होगा। नुकसान सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों से है। पहले इन्हीं को कम करना है। इन्हीं की लायबिलिटी हम पर ज्यादा है। बदली वर्कर को तो हम कभी भी हटा सकते हैं, पर ध्यान रहे ये सब होगा फेज्ड मैनर में। बी अलर्ट मिस्टर निगम, एकदम से सब कुछ बंद करने पर यूनियन की तरफ से परेशानी खड़ी की जा सकती है। फिलहाल स्पिनिंग यूनिट पर एक मशीन पर 4 मजदूर लगाए जाएं और फिर धीरे धीरे उन्हें छांट दिया जाए। गुप्ता ने आदेश दिया। सर, हमें बड़ा लॉस होगा। निगम ने फिर सवाल उठाया। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो निगम? मान लो ये मिल बंद भी हो जाए तो इसकी जमीन से कितना मुनाफा होगा? कितने मौके की जगह पर है ये जमीन? ये तो मौका है कमाने का। गुप्ता असली बात पर आ गया। जल्दी ही बिरला मिल मजदूर यूनियन की ओर से मजदूरों की गेट मीटिंग बुलाई गई। चिंताओं के साथ आने वाले भयावह कल की रेखाएं मजदूरों के चेहरे पर चस्पा थीं। वे नहीं जानते थे कि आगे का रास्ता क्या होगा। साथियों, 1980 में पहले पहल रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों के प्रदूषण से होने वाले खतरे की बात उठी थी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तब से अब तक 14 साल बाद जो आदेश आया वह सख्त आदेश है। मिलबंदी से क्या हालात होने वाले हैं अभी कहना मुश्किल है। मुसीबत के समय साथ मिलकर लड़ना होगा। अब जोश में होश खोने का समय नहीं है। आज गुरुजी का अंदाज पुराना था, पर उनकी आवाज की खराश बीमारी के कारण बढ़कर पहले से असर खो बैठी थी। पिछले कई दिनों से भाषण देते समय उनके गले की नसें जल्दी खिंच जाती और गला दूर तक साथ नहीं देता। 24 मार्च 1995 की तारीख बिरला मिल के इतिहास में सब कुछ बहा ले जाने के वाले सैलाब की तरह आई। कोर्ट की ओर से दिल्ली की छोटी बड़ी सब मिल फैक्ट्रियां मिलाकर 8,338 फैक्ट्रियां बंद करने का आदेश आ गया। एमसीडी को भी आदेश जारी हुआ कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों का लाइसेंस
अब रिन्यू नहीं होगा। गुरु जी की तबीयत फिर बिगड़ गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इधर बिरला मिल मैनेजमेंट ने कोर्ट के आदेश और मिल की पूर्णबंदी से पहले ही काम कर रहे मजदूरों को, जो औद्योगिक कानून के तहत वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते थे, उन्हें बाहर कर दिया। इससे मिल के चौथाई मजदूर बचे रह गए और मैनेजमेंट की आर्थिक जवाबदेही बहुत कम रह गई। इन सभी खबरों के बीच मजदूर के हालात ठीक नहीं थे। मुरारीलाल के छोटे बेटे रविंदर के इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। बरसों से भाग दौड़ करता मुरारीलाल कभी कभी हिम्मत भी हार जाता, पर फिर लड़के का मुंह देखकर सोई हुई उम्मीद को जगाता। मिल में उसकी नौकरी और बड़े बेटे की वजीराबाद वाली निकल पॉलिश की फैक्ट्री की कमाई से ही पूरा घर चल रहा था। उम्मीदों के बित्ते भर के अंकुरों को किस पल कड़ी धूप जला दे कौन जानता है। जीवन की जंग में मुरारीलाल शर्मा ने जो कभी नहीं सोचा था, वह आज घट गया। मिल की पहली छटनी में कई लोगों के संग उसका नाम भी शामिल था। वीविंग डिपार्टमेंट के अनेक लोगों की नौकरियां चली गई। मैनेजमेंट ने बड़ी चालाकी से कुछ एक को ही स्पिनिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया। अमर सिंह, अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो आखिरी सहारा भी छिन गया। मिल के बाहर अपने साथ निकाले गए साथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ मजदूर धर्मपुर लौट आए। वहां पार्टी का अमर सिंह भी मौजूद था, जो गुरुजी की बीमारी के बाद दफ्तर का काम धाम देखने लगा था। धीरज रख मुरारी, लड़ाइयां तूने पहले भी लड़ी। अमर सिंह के शब्द बड़ी कठिनाई से धीरज की बात कह पाए थे। मैं जानता था ऐसे में कोई धीरज कैसे रख सकता है। बड़ा अंतर है अमर सिंह, पहले की लड़ाई के बाद नौकरी का आसरा तो था, अब तो वो भी निकल गए। मैनेजमेंट की नीयत सबको साफ समझ आ रही है। कितने फोरमैन भी निकाल दिए गए, मैं तो हेल्पर ठहरा। तू ही बता क्या करूं। दफ्तर का कमरा जो कभी आंधियों से लड़ने का जज्बा लिए रहता था, उसमें आज हवा बहना भूल गई थी। लाचार कदमों से मुरारी लाल आज की झूठी रेखा चेहरे पर लिए घर लौटा, तो वहां एक और मातम पसरा हुआ था। बड़े बेटे की निकल पॉलिश की फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द होने की वजह से फैक्ट्री बंद हुई और सारे मजदूरों की छुट्टी हो गई। घर को दाना देने वाली आखिरी डाल भी टूट गई। पापा, घर कैसे चलेगा? मुरारी लाल के बड़े बेटे ने हताश होकर सवाल किया। उसकी पत्नी दरवाजे की ओट में खोई सी खड़ी थी। सवाल वही था जो कुछ देर पहले मुरारी लाल ने अमर सिंह से पूछा था। मुरारी लाल ने निराशा में कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि उसकी नजर खाट पर बीमार रविंदर की ओर पड़ी। बीमार रविंदर कुछ न कर पाने की लाचारी में आज बहुत मायूस दिखाई दे रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए भी उसकी नजरें घर की लगातार गिरती हालत को देख रही थी। होगा बेटा, कुछ होगा। कुछ कुछ पैसा तो जुड़ा रखा है, बाकी जिसने पेट दिया है वो हाथों को काम भी देगा। मुरारी लाल ने झूठ बोलने का भरसक उपक्रम किया, तो पत्नी आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। बरसों से घर पैसा जोड़ना भूल चुका था। घर में पैसा बाद में आता था, खर्चे हर क्षण हाथ फैलाए रहते। पत्नी से जब झूठ सहन नहीं हुआ, तो वो रोती हुई बाहर चली गई। रविंदर बच्चा नहीं था, सब समझता था। उस रात किसी की हलक से निवाला नहीं उतरा। सब शायद अपने हिस्से के निवाले अगले दिन के लिए बचाकर रखने की कोशिश में थे। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। कुछ दिन बाद रविंदर की तबीयत ढीली हुई। मुरारीलाल हमेशा की तरह उसे हिंदूराव अस्पताल ले जाने लगा, तो रविंदर ने निराशा में भरकर कहा, पापा, मुझे अस्पताल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, ठीक रहना है तो जाना ही पड़ेगा। नहीं पापा, बार बार जाकर भी इतने सालों में कुछ नहीं बदला, तो अब क्या बदलेगा। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे वहां बैठे बैठे बड़ा खालीपन लगता है। लगता है जैसे सारी दुनिया बीमार पड़ी हो। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, अब कोई फायदा भी नहीं होने वाला। ऐसा कहकर रविंदर ने अपने चेहरा दीवार की ओर कर लिया। मुरारी लाल उठा। उसने रविंदर के बालों में उंगलियां फिराते हुए कुछ देर अपना हाथ बेटे के माथे पर रखा और फिर गहरी सांस लेकर हल्का सा हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुरारी लाल उठकर बाहर चला आया। रविंदर बरसों से अपने शरीर का बोझ ढो रहा था। बाप और भाई दिन रात आस बंधाते थे कि जब तलक दोनों हैं, रविंदर को सोचने की जरूरत नहीं। पर दोनों की नौकरी जाने के साथ बाप और भाई भी मिट से चले थे। लिफाफा गद्दी बनाकर रविंदर का इलाज दूर की बात, घर चलाना भी मुश्किल था। ऐसे में मुरारी लाल का बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने चाचा के पास गांव चला गया। इरादा यही था कि वहां अगर कोई काम मिल गया तो वापस दिल्ली नहीं लौटेगा। मुरारी लाल को अक्सर विरोध प्रदर्शन में मिल में जाना ही पड़ता था। एक दिन घर में अकेला रह गया रविंदर।
दुनिया भर में अकेला हो गया। बरसों से बीमारी ने उसे लगभग तोड़ रखा था। साथ के सारे लड़कों को काम धंधे और जीवन जीते देख उसे अपनी जिंदगी से उकताहट हो चली थी। फिर घर के हालात में बीमारी का खर्च उसे पहाड़ लग रहा था। ये पहाड़ पूरे घर को दिख रहा था, सब इसके तले दबे थे। घर भर में कराहें गूंज रही थी। रविंदर के कानों में एक तेज शोर उठा। कानों को तेजी से बंद करने के बावजूद उसकी हर कोशिश बेकार गई। कानों से अपनी हथेलियां हटाने के बाद कुछ देर रविंदर ने शोर की आवाजाही से हर पहरा हटा दिया। शोर उसकी नस नस में तड़कने लगा। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। आज बीमार रविंदर के भीतर एक दुस्साहस जन्म लेने लगा और उसने इस शोर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना ही सही समझा। मुरारीलाल की दुनिया के कई चिराग एक साथ बुझ गए। नौकरी का शाप सब ले गया। माँ बाप की उदास जिंदगी में अब इस शाप की मुक्ति नहीं थी। कमरे के रोशनदान से रविंदर की लाश उतार ली गई और नीचे खड़े सभी लोग उस फंदे में झूल रहे थे जो कभी मुक्त होने के लिए नहीं बना था। उपेक्षित दिल्ली रो रही थी। तो ये पूरा अंश है और इसके बाद घटनाक्रम लगातार बढ़ता चला जाता है। बिरला मिल के 2700 मजदूर सोलन पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि वहां उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई भी स्थायी ढांचा उन्हें नहीं दिखाई देता फैक्ट्री का, और उन्हें वहां ज्वाइन भी नहीं कराया जाता। दोनों में आपस में मैनेजमेंट और के लोगों में और मजदूरों में वहां भी भिड़ंत होती है। नंदन अपनी नौकरी करते हुए भी ये सूचना पाकर उन मजदूरों की मदद के लिए वहां पहुंचता है। वो उस पूरी प्रक्रिया का, उस पूरे सच्चाई का साक्षी बनता है और वहां पर एक मजदूर की मौत हो जाती है। उस मजदूर की लाश को लेकर कैसे नंदन वापस लौटता है और वापस लौटते हुए उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वो एक बार धर्मपुर लॉज की ओर मुड़ जाता है और रास्ते में देखता है कि कुछ मजदूर वहां सड़क खोद रहे हैं कॉरपोरेशन के, और वहीं पर एक शराबी कुछ ऑल फॉल बक रहा है और वो शराबी के शब्द से नंदन ठिठक जाता है। वहां वो सड़क तोड़ रहे होते हैं नई सड़क बनाने के लिए, और वो शराबी कहता है इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, बड़ी ईमानदारी की सड़क है गुरुजी की बनाई हुई। तो ये पूरा रास्ता है और जहाँ ये उपन्यास खत्म होता है वहाँ यही संदेश है कि किस तरह से कि ये एक जनपक्षधर राजनीति का चेहरा कैसा हो, पर्यावरण का रूप भी मानवीय हो, अमानवीय न हो, और विकास का चेहरा लोकतांत्रिक हो। जिन त्रासदियों से हम सबक ले रहे हैं आज फिर से वो त्रासदियां फिर घटित ना हो। ये पूरी तौर पर ये उपन्यास इन चीजों को बताता है। और इसके बारे में जानने के लिए किस तरह से गुरु राधा कृष्ण नौजवानों को दिशा देते हैं, प्रेरित करते हैं, और धर्मपुर लॉज किस तरह से युवा छात्रों की एक पाठशाला बनता है, उनको जीवन की लड़ाई में का योद्धा बनाता है। इसको जानने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार जरूर धर्मपुर लॉज को पढ़ेंगे। इसको पढ़ें और उस हिस्से को जानिए जिस हिस्से को कहीं इतिहास में जगह नहीं मिल पाई है। और मिलों के इतिहास पर और राज्यों के मिलों के इतिहास पर, कपड़ा मिलों के संघर्ष पर जरूर आपने उपन्यास पढ़े होंगे, लेकिन इसको आप पढ़ें। और मुझे आशा है कि आपको मेरी रचना यात्रा, मेरी जीवन यात्रा के कुछ अंश और खास तौर से इस उपन्यास के अंशों ने प्रभावित किया होगा, आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर जीवन में किसी और मंच पर आप लोगों से मैं जुड़ूंगी। मैं आप सबका, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। अर्पण कुमार जी का विशेष रूप से नमस्कार।